ये जो है ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे क्वेश्चन ही करेंगे इस वाले लेक्चर में। पहले एक बात देखो, ये बात बताओ पहले कि लीनियर मोमेंटम अगर सिस्टम का कब कंजर्व रहेगा। कल मैंने बताया था कुछ कंडीशन कि जिसमें सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। कब कंजर्व होगा ये बताओ, पहले वो चीजें समझनी जरूरी है। जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि जैसे इस टॉपिक के अंदर सवाल कराओ तो बच्चे क्या करते हैं कि हाँ यार मोमेंटम कंजर्वेशन के अंदर है तो मोमेंटम कंजर्व इजीली कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है, जब इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आता है तो वो वहां पे नहीं सोच पाते हो आप लोग कि यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देख लेना, जब भी अगर आपको मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने की जरूरत पड़े तो वो कब अप्लाई होगा कि जब हमारा एक्सटर्नल फोर्स जो हो वो जीरो होना चाहिए। हाँ है ना, मैंने बताया था कि इंटरनल फोर्स तो भाई एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या रहेंगे, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ठीक है भाई, तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो जब होगा उसी केस में हमारा मोमेंटम जो रहेगा वो सिस्टम का कंजर्व रहेगा। पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल वेक्टर। ठीक है, पी इनिशियल वेक्टर इक्वल्स टू किसके, तो पी फाइनल वेक्टर के। तो मैंने बताया था कि अगर एक्स डायरेक्शन में अगर मोमेंटम अगर सॉरी एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो आप एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो। वाई में अगर जीरो है तो वाई में लगा सकते हो, जेड में जीरो है तो जेड में। और अगर तीनों ही डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है तो आप किसी भी डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो कंजर्व कर सकते हो। तो मैंने बताया था कि अगर एफ एक्सटर्नल वेक्टर अगर जीरो है यानी वो नेट एक्सटर्नल फोर्स सारे डायरेक्शन में जीरो है, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं कि यहां से पी इनिशियल एक्स इक्वल्स टू पी फाइनल एक्स, पी इनिशियल वाई इक्वल्स टू पी फाइनल वाई, और पी इनिशियल अगर जेड की बात करें तो वो पी फाइनल जेड के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? हाँ है ना, यहाँ तक क्लियर है सभी को? फटाफट बोलो। चलो यार, अब एक बार ध्यान से देखो। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि यहाँ पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, ओरिजिन पे मान लो एक बॉम्ब रखा हुआ है। ठीक है, ये जो है तीन पार्ट में ब्रेक हो रहा है। कितने पार्ट में? तीन पार्ट में ब्रेक हो रहा है। और इसका रेशियो जो दे रखा है मास का वो दे रखा है 1:2:1 के बराबर। इसका मास कितना दे रखा है? 1:2:1। पहले एक सवाल मैं सॉल्व करता हूं, उसके बाद आप लोग सॉल्व करना शुरू करना। यहाँ पे एक ये बॉम्ब है जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है भाई। ठीक है, एट रेस्ट है, एट रेस्ट पे है। और ये जो तीन पार्ट में ब्रेक हो रहा है किसमें? 1:2:1 के रेशियो में। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 1:2:1 के रेशियो। इसकी वेलोसिटी जैसे ही एक्सप्लोड हो रहा है, सडनली ये एक्सप्लोड हो रहा एक्सप्लोजन हो रहा है इसमें, और इसकी वेलोसिटी कुछ v1 दे रखी है, इसकी वेलोसिटी कुछ v2 दे रखी है। तो हमें इसकी वेलोसिटी v3 कैलकुलेट करनी है जस्ट आफ्टर, ये एक्सप्लोजन के बाद की बात हो रही है। अब एक बात सुनो, यहाँ पे ये मान लो v1 की वैल्यू दे रखी है अपने पास, v1 इक्वल्स टू दे रखा है हमने मान लिया 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ये इसकी वेलोसिटी दे रखी है। v2 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखा है हमें कितना, तो v2 इक्वल्स टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो हमें ये पूछा गया है जो थर्ड मास है, ये जो थर्ड जो फ्रेगमेंट है उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी v3 की वैल्यू फाइंड करनी है। सवाल समझ आ गया सभी को? हाँ है ना, सवाल समझ आ गया सभी को कि ये सडनली ये बॉम्ब जो है वो रेस्ट पे रखा हुआ है, सडनली ये तीन पार्ट में ब्रेक हो रहा है, v1 v2 दे रखा है, हमें v3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो अब एक बात देखो यार, अगर यहाँ पे जैसे ही अगर बॉम्ब अगर पहले रेस्ट पे रखा हुआ है, सडनली जब एक्सप्लोजन हो रहा है उसमें, सडनली जब उसके अंदर एक्सप्लोजन हो रहा है तो वो जो एक्सप्लोजन होता है वो इंटरनल फोर्स के कारण होता है। हाँ है ना, उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते हैं और तब जाकर के, ऐसा नहीं होता है कि बॉम्ब फोड़ना हो तो हम जाकर के दो चार उस पे हथौड़े से वार करते हैं, ऐसा तो है नहीं। हम वो अपने आप एक्सप्लोजन होता है, वो कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह कुछ है ना, जो भी फोर्स इंटरनल फोर्सेज होते हैं फिर उसके कारण ये एक्सप्लोजन होता है। तो अब एक बात सोचो, जैसे ये एक्सप्लोड हो रहा है क्या इस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो? हाँ है ना, क्या इस पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो? एक्सप्लोजन अगर हो रहा है तो क्या एक्सटर्नल फोर्स जीरो?
तो क्या मैं ये जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन और आफ्टर एक्सप्लोजन जो है मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं क्या? एक बात और चीज देखो, जस्ट एक वर्ड मैंने यूज किया, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर। क्यों? क्योंकि यार इस पे अगर जैसे ही मान लो एक्सप्लोज, जो भी एक्सप्लोजन होगा उसके बाद इसके ऊपर जो भी मासेज इधर उधर जा रहे होंगे, एमजी तो लग रहा होगा, हाँ है ना, एमजी लग रहा होगा यहाँ पे। लेकिन वो एमजी फोर्स जो होता है वो इस इंटरनल फोर्स के कंपैरिजन में काफी स्मॉल होता है। मतलब अगर ये 2-2.5 लाख न्यूटन है तो ये 2-4 न्यूटन के बराबर, तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग जो एमजी फोर्स होगा वो नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, एमजी के जो फोर्स होगा वो नेग्लेक्ट कर देंगे। इसीलिए हम लोग जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर जो है वो हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि इस ड्यूरेशन में जस्ट बिफोर और एक्सप्लोजन हम एक्सटर्नल फोर्स को जीरो मान सकते हैं, क्योंकि mg क्या है, वेरी वेरी लेस देन इंटरनल फोर्स। तो इसीलिए हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि F इंटरनल फोर्स जो है वो वेरी वेरी लेस देन किससे है, सॉरी वेरी वेरी ग्रेटर देन किससे, mg से लग रहा होगा। ठीक है भाई, और सो F एक्सटर्नल फोर्स हम लोग क्या ले सकते हैं, जीरो के बराबर। एफ एक्सटर्नल क्या ले सकते हैं, जीरो। यानी हम ये बात लिख सकते हैं कि P इनिशियल वेक्टर इक्वल्स टू P फाइनल वेक्टर। क्या ये चीजें क्लियर हुई कि क्यों हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, कब, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन, जस्ट बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन, जस्ट बिफोर और आफ्टर एक्सप्लोजन ही हम लोग करेंगे, क्योंकि उसके बाद सारा पार्ट जो होगा mg के अकॉर्डिंग एक्सप्लोजन mg के अकॉर्डिंग ही मूव करेगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन की बात हो रही है। ये वेलोसिटी भी कब का दिया हुआ है, तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर का ही दिया हुआ है। क्लियर यहां तक सभी को, फटाफट बोलो हाँ है ना। बिफोर एंड आफ्टर समझ नहीं आया, एक बार सोचो जरा, जैसे ही मान लो ये वाला फ्रेगमेंट जब ये इधर की तरफ जाना, जस्ट आफ्टर अगर मान ले जैसे एक्सप्लोजन हुआ उसके बाद ये थोड़ा प्रोजेक्टाइल की मोशन परफॉर्म करेगा, हाँ है ना। ये किसी कांस्टेंट वेलोसिटी, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली तो जाता नहीं रहेगा। एक मिनट बेटा, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से कंटिन्यूअसली तो जाता नहीं रहेगा। ये क्या होगा, ये जाएगा फिर उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा, हाँ या ना, पहले ये बताओ। ये जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ हर एक पार्ट पहले इधर जाता हुआ रहेगा, लेकिन उसके बाद वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि mg फोर्स लग रहा होगा इस पे, तो mg के अकॉर्डिंग ये मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस पे भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, लेकिन वो कब, एक्सप्लोजन के थोड़ी देर बाद। लेकिन हम लोग ये जो इंटरनल फोर्स लग रहा होगा वेरी वेरी ग्रेटर देन mg कब होगा, तो जस्ट थोड़ा पहले और बाद की बात होगी। क्लियर? अब क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना। ठीक है, चलो तो अब एक बार देखो, सारे का मास ले लेते हैं, सबका मास मान लो, ये टोटल मास कितना है, कैपिटल M, तो इसका मास किसके बराबर होगा, तो m/4, इसका मास m/4, और इसका मास तो 2m/4 के बराबर, हाँ या ना। कुछ नहीं किया, m अपॉन ये कितना, टोटल का समेशन, फिर 2m अपॉन टोटल का समेशन, फिर m अपॉन टोटल का समेशन। क्या ये समझ आया, हाँ है ना। अगर इस पूरे का मास कैपिटल M है तो इसका मास m/4, m/4, 2m/4। क्लियर? तो चलो इनिशियल मोमेंटम बताना भाई कितना, रेस्ट पे है तो क्या इनिशियल मोमेंटम जीरो, हाँ है ना। रेस्ट पे है तो क्या इनिशियल मोमेंटम जीरो। फाइनल मोमेंटम की जब बात करेंगे, फाइनल मोमेंटम की, तो चलो यार क्या लिखेंगे, तो पहला m/4 इंटू v1 वेक्टर प्लस m/4 इंटू v2 वेक्टर और प्लस 2m/4 इंटू v3 वेक्टर। क्या ये समझ आया सभी को? इनिशियल मोमेंटम हमारा क्या हो गया, जीरो। फाइनल मोमेंटम हमारा m/4 इंटू v1, दूसरे का m/4 इंटू v2 और तीसरे का 2m/4 इंटू v3। अब इसके बाद अगर देखें v3 की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि लेट v3 वेक्टर इक्वल्स टू v1, या v1 नहीं, हम लोग एक काम करते हैं x ले लेते हैं। ठीक है, x i कैप प्लस y j कैप और प्लस z k कैप। कुछ ज्यादा टफ सवाल नहीं करा रहा हूं मैं, बिल्कुल आसान है, थोड़ा प्रॉपर अप्रोच से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो यहां से देखो भाई, चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं।
यार एक बात सोचो, क्या मुझे ऐसा लग रहा है m/4 इधर आके 0 कर देना चाहिए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। m/4 कॉमन लेके क्या सब में इधर की तरफ भेज के 0 कर दूं, कांस्टेंट है भेज सकते अपन, हाँ है ना। चलो अब यहां से हम लोग क्या लिखेंगे कि 0 इक्वल्स टू m/4 कॉमन लेकर के हमने इधर भेजा, तो v1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। समझ आया सभी को? v1 की वैल्यू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। बेटा अगला सवाल आपको ही करना है, ढंग से समझ लेना ये चीज। प्लस v2 वेक्टर को क्या लिखेंगे, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, और प्लस यहां पे क्या बचेगा 2 इंटू v3, तो क्या मिलेगा अपने को 2x i कैप प्लस 2y j कैप और प्लस 2z k कैप। ठीक है भाई, यही बचेगा अपना 2x i कैप प्लस 2y j कैप प्लस 2z k कैप। यहां से अगर सॉल्व करें तो किसके बराबर, तो 0 इक्वल्स टू ये कितना 2 प्लस 1 3i कैप, 3 माइनस 2 1 तो प्लस j कैप, माइनस 1 प्लस 4 तो प्लस 3 k कैप, प्लस कितना, तो 2x i कैप प्लस 2y j कैप और प्लस 2z k कैप के बराबर। यहां से अगर मैं कंपेयर करूं इन सबको तो 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, हाँ है ना, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/2, फिर 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/2, और 2z प्लस 3 इक्वल्स टू 0, यानी z इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3/2। यानी फाइनली क्लियर हो गया यहां तक सभी को, हाँ या ना, ये बोलो भाई, क्या ये क्लियर हुआ वेलोसिटी, x कंपोनेंट वेलोसिटी का, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट, क्लियर। यानी v3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, तो v3 वेक्टर इक्वल्स टू जो थर्ड फ्रेगमेंट है उसकी वेलोसिटी कितनी, तो माइनस 3/2 i कैप माइनस ऑफ 1/2 j कैप और माइनस 3/2 k कैप, यही हमारा आंसर होगा। समझ आया सभी को, हाँ है ना। चलो ये बताओ, ये फटाफट बोलो समझ आया। एक एक चीज क्लियर होना चाहिए भाई कि मोमेंटम हम क्यों कंजर्व कर रहे हैं, कब कंजर्व कर रहे हैं और फिर कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ये तीनों चीजें क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब इंडिपेंडेंट सवाल है समझ ही नहीं पड़े कि हाँ यार कौन सा अप्रोच लगा है। जैसे ही आपको लगे कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, आप मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट अब सवाल अब लिखना आप लोग। सर एक बार रिपीट कर दे, चलो देख लो। मैं बोल रहा हूँ बेटा एक बार देखो, बॉम्ब ये रेस्ट पे था, सडनली एक्सप्लोड हुआ। जब ये सडनली इसमें एक्सप्लोजन होगा तो कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगता नहीं, लगने के लिए इस पे एक mg फोर्स लग रहा होगा, लेकिन हम उस mg फोर्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो इंटरनल फोर्स लग रहा होगा वो काफी ज्यादा होगा, इसीलिए हम मान के चलेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। लेकिन कब, तो जस्ट बिफोर एंड आफ्टर एक्सप्लोजन, क्योंकि उसके बाद ये सारे फ्रेगमेंट्स mg के अकॉर्डिंग ही, ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग ही मूव करेंगे। इसीलिए P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल हम जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन और बिफोर एक्सप्लोजन लगाते हैं। जस्ट बिफोर ये रेस्ट पे था तो 0, आफ्टर एक्सप्लोजन ये v1 से जा रहा है, ये v2 से, ये v3 से, तो यहां से मैंने पुट कर दिया। उसके बाद तो v1 v2 की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, समझ आया सभी को? समझ आया सभी को, हाँ या ना? तो चलो एक पॉइंट लिख लो इसके बारे में, नहीं तो भूल जाओगे तुम लोग। एक पॉइंट लिख लो आप, इफ अ प्रोजेक्टाइल और इफ अ पार्टिकल लिख लो, इफ अ पार्टिकल explodes in different parts if a particle explodes in different parts, then at the time of explosion, then at the time of explosion, internal force is, at the time of explosion, internal force is very greater than
internal force is very very greater than gravitational force. Internal force is very very greater than gravitational force. So we neglect gravitational force. So we neglect gravitational force just before and after explosion. So we neglect gravitational force just before and after explosion. Just before and after explosion. And thus momentum will be conserved, and thus momentum of the system and thus momentum of the system will remain conserved. Momentum of the system will remain conserved just before and after explosion. Momentum of the system will remain conserved just before and after explosion. क्लियर ये कॉन्सेप्ट सभी को फटाफट बोलो हाँ है ना. कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया. एक एक पॉइंट यहाँ से मैंने बता दिया था कि भैया बॉम्ब जब फटेगा तो अलग अलग डायरेक्शन में क्यों जाता है, क्योंकि वो पहले सेंटर ऑफ मास उसका रेस्ट पे है तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रह सके इसके लिए. चलो एक सवाल लिखो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड. मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है भाई. यहां से एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री. ये एंगल दे रखा है 37 डिग्री. जब ये बॉम्ब या पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है उस समय ये एक्सप्लोड हो जा रहा है, ठीक है. उस समय ये क्या हो रहा है, ये एक्सप्लोड हो जा रहा है. इस तरह से दो पार्ट में एक्सप्लोजन हो रहा है. दो पार्ट में एक्सप्लोजन इस तरह से हो रहा है 1:2 के रेशियो में. रेशियो ऑफ मासेस, ध्यान से सुनना, रेशियो ऑफ मास जो है वो किसके बराबर है, तो 1:2. दो पार्ट में एक्सप्लोड हुआ, ये मान लो इतना बड़ा पार्टिकल ले लेते, 1:2 हुआ, कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है भाई. अब एक जो पार्टिकल है, जो लाइटर पार्टिकल है, वो यहां से बस ड्रॉप हो जा रहा है यहीं पे, यहां से बिल्कुल वहीं पे सीधे सीधे गिर गया. दूसरा पार्टिकल जो है वो इधर की तरफ कहीं जाने लगा. तो अब सवाल ये बोल रखा है, पहला सवाल, ठीक है भाई, सवाल समझ आया यहां तक. पहले हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, एट द हाईएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड्स, एट हाईएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड्स. हाईएस्ट पॉइंट पे ये एक्सप्लोजन हो रहा है. स्मॉलर मास जो है comes to at rest. स्मॉलर मास comes at rest. भाई रेस्ट पे आएगा तो सीधे सीधे नीचे वही गिरेगा. तो हमें अब देखो क्या क्या बताना है. फाइंड पोजीशन where second mass will fall. Find position where second mass will fall. सवाल समझ आया सभी को, फटाफट बोलो हाँ या ना. क्लियर, क्या क्वेश्चन सभी को समझ आ गया. 1:2 के रेशियो में ब्रेक हो रहा है, ये एक्सप्लोजन हो रहा है. यहाँ से दे रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे एक पार्टिकल जो है यही नीचे गिर गया, दूसरा पार्टिकल इधर की तरफ जा रहा है. हमें इस पार्टिकल, ये जो दूसरा पार्टिकल है वो कहाँ जाके गिरेगा उसकी वैल्यू, उसकी पोजीशन बतानी है. सवाल समझ आया सभी को, हाँ या ना. चलो यार अब एक बार सॉल्व करते हैं यार, इसको ढंग से समझना, इसमें काफी सारा कॉन्सेप्ट है तो एक बार सॉल्व करते हुए समझते जाते हैं, ठीक है.
देखो यार, पहली चीज एक बात बताओ, फिर से जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ तो क्या मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ? जैसे ही एक्सप्लोजन हुआ, जस्ट बिफोर और आफ्टर एक्सप्लोजन, मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ, हाँ कि ना? क्यों? क्योंकि जो इंटरनल फोर्स है वो हमारा ज्यादा होगा किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है भाई, ये समझ आ गई बात। तो मैं जस्ट बिफोर और आफ्टर का केस देखता हूँ, एक बार यहां से बनाऊं तो जस्ट बिफोर जो है, जस्ट बिफोर ये पार्टिकल किधर की तरफ मूव कर रहा है? ये बॉल है जिसका मास मान लो स्मॉल एम मास है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, कितने से? तो 20 cos 37 से। क्या बोलते हो, सही है? ये जो स्मॉल एम मास है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने से मूव कर रहा होगा? 20 cos 37 से, हाँ कि ना? जस्ट बिफोर की बात कर रहा हूँ, दोनों सिचुएशन पता होनी चाहिए कि भाई जस्ट बिफोर और आफ्टर हो क्या रहा है, तभी तो यार मोमेंटम सही से कंजर्व कर पाएंगे। और जस्ट आफ्टर का अगर हम लोग कंडीशन देखें, जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर की बात देखें तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है, एक ये स्मॉलेस्ट पार्ट है और ये लार्जर पार्ट। ठीक है, इसकी ये सीधा नीचे आ रहा है, यानी इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो, यू कितना? जीरो। और ये जो है वो इस डायरेक्शन में कुछ मान लेते हैं v वेलोसिटी से जा रहा है, कितनी? v वेलोसिटी से जा रहा है। ठीक है भाई, समझ आया सभी को? इस डायरेक्शन में कुछ v वेलोसिटी से जा रहा है। अब एक बात देखो, मोमेंटम अगर कंजर्व करें, इसका मास किसके बराबर? तो यार इसका मास जो होगा वो होगा m/3 और इसका मास होगा 2m/3 के बराबर। इसका मास m/3, उसका मास कितना? तो 2m/3 के बराबर, हाँ कि ना? इस वाले का मास m/3, उस वाले का मास 2m/3 के बराबर। चलो यार, जस्ट बिफोर हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर लेते हैं। ठीक है, p इनिशियल इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू p फाइनल इन x डायरेक्शन। क्या एक बात बताओ, मैं सारे डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ क्या? यहाँ पे क्या मैं सारे डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ? जस्ट बिफोर और आफ्टर, अरे कर सकता हूँ भाई, जस्ट बिफोर और आफ्टर सारे डायरेक्शन में कर सकता हूँ मैं। mg मैंने अभी बताया कि इंटरनल फोर्स वेरी वेरी ग्रेटर देन mg, इसलिए नेग्लेक्ट करेंगे तो किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखो यार, इनिशियल वेलोसिटी कितना है? x डायरेक्शन में, हमें वही निकालने की जरूरत है, तो x में जा रहा अपन, x में इनिशियल मोमेंटम कितना? तो m इंटू 20 cos 37 किसके बराबर? तो 16 मीटर पर सेकेंड, m इंटू 16 इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा? तो यहां से देखो ये m/3 का तो रेस्ट पे ही आ गया भाई, तो m/3 इंटू जीरो और प्लस 2m/3 इंटू वी के बराबर। क्या ये इक्वेशन समझ आया सभी को? फटाफट बोलो जल्दी से, ये इक्वेशन समझ आया क्या? 2m/3 इंटू वी, क्या समझ आया? इनिशियल मोमेंटम x डायरेक्शन में, इसका m इंटू 16, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी पता है, इसकी तो हॉरिजॉन्टल में जीरो हो गई, इसकी वेलोसिटी 2m/3 इंटू वी के बराबर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। चलो ये m से m सारा कैंसिल आउट करो, 16, ये तो पूरा जीरो ही हो गया। ठीक है भाई, ये पूरा जीरो हो गया, तो 16 इंटू 3 48/2 किसके बराबर? तो v इक्वल्स टू 24 मीटर पर सेकेंड, यानी जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर? 24 मीटर पर सेकेंड। ये जो सेकंड पार्ट है। अब ये कैसा जाएगा? ये जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन की बात हो रही है, तो ये इस वाले पाथ पे जाएगा। मैंने बताया था यार, mg के अंदर मूव करेगा तो प्रोजेक्टाइल ही वो तो होगा, mg के अंडर अगर मूव करेगा तो क्या होगा? प्रोजेक्टाइल ही तो होगा। 16 कैसे? एक बार देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ से देखो, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी? 20 cos 37 के बराबर। 20 cos 37 जब मैक्सिमम हाइट होता है केवल x डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है, और 20 cos 37 4/5, 5 4 जा 4 इंटू 4 16। क्लियर? क्लियर हुआ? चलो, अब इसके बाद हमें पता चल गया कि ये जो मास है ये तो नीचे गिर गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका तो कुछ मतलब ही नहीं। ये यहाँ से कितनी दूर जाए गिरेगा? r/2 पे, हमें पता है भाई, क्योंकि h/h जहां पे वही पे होता है जहां पे r/2 डिस्टेंस होता है। इसका पोजीशन तो हम सीधा सीधा बता सकते हैं r/2 पे। इसका पोजीशन अगर हम फाइंड करें तो अब कैसा केस होगा कि एक h हाइट से जो मैक्सिमम हाइट इस प्रोजेक्टाइल की होगी, एक 2m/3 मास को
हमने क्या किया है, तो इस डायरेक्शन में कितने से थ्रो कर दिया है, तो 24 मीटर पर सेकंड से। और याद करो, क्या मैं इसका रेंज निकाल सकता हूँ, जो कि यहाँ से रेंज होगा, जिसको मैं आर डैश का नाम दे देता हूँ मैं। क्या आर डैश की वैल्यू, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, याद होगा सभी को, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला जैसे आर डैश इक्वल टू किसके बराबर, तो यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, क्या यही आता था, हाँ या ना, आर डैश इक्वल टू यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, यही आएगा यार, याद करो, प्रोजेक्टाइल में यही फॉर्मूला था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के लिए फॉर्मूला याद होगा सभी को। तो यार एक बात देखो, u की वैल्यू तो हमें पता चल गई यार 24, ठीक है। जो मैक्सिमम हाइट हुआ, जो वो जो h है, क्या इस वाले प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है, क्योंकि यही से हमारा एक्सप्लोजन हुआ है। तो मैं मैक्सिमम हाइट h की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर, याद करो ऐसा ही होता है। तो ये कितना 20 इंटू 20 साइन 37 3/5 यानी कितना, तो 9/25, और ये कितना, तो 20 के बराबर। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा, और ये से 5 से 5 टाइम्स और 5 से 4, तो कितना आएगा 36/5 मीटर। बस यहाँ उठा के पुट कर दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना, तो 36 इंटू 2 अपॉन कितना 50। अब इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से ये 2 से 25 टाइम्स, ये कितना 6/5, तो 24 इंटू 6/5 के बराबर, यही आंसर होगा। समझ आया सभी को, फटाफट बोलो, क्या समझ आ गया सभी को कि ये कितनी दूर जा करके गिरेगा, फटाफट बोलो। तो एक और इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग समझते हैं। समझ आया सभी को, ये 24 से जा रहा है, ये कितनी दूर जा करके, यहां से देखो मैंने क्या बोला, यहां तक तो क्लियर हो गया हूं। यहां के बाद क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल 24 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है। पाथ कैसा होगा, प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। तो ये इधर से ऐसे जा रहा होगा, यहां से कितनी दूर पे गिरेगा, तो आर डैश की वैल्यू में हमें पता है u इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g, कितनी हाइट से प्रोजेक्ट किया गया एक तरह से, तो ये वाली हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, जो कि इसका मैक्सिमम हाइट है, ठीक है भाई, जो कि इसका मैक्सिमम हाइट है, उसकी वैल्यू ये आई, वहां उठा करके पुट कर दिया मैंने। ये आर डैश कहां से है, तो इस वाले पॉइंट से, एट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सप्लोजन। अब एक बात समझो, यहाँ पे यहां तक क्लियर हो गया सभी को, ये बताओ भाई, क्लियर हो गया ये चीज। सर वो हॉरिजॉन्टल, हाँ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला केस आएगा वो। अगर एक बात बताओ, किसी दूसरे पार्ट का बेटा आर प्लस आर डैश प्लस r/2 जो होगा, वो यहां से होगा, कोई दिक्कत नहीं, बात सही है, यहां से आर डैश होगा। किसी ने अगर कोई यहां से पूछे तो r/2 ऐड कर दो, ठीक है। चलो अब एक बात देखो कि जैसे ही अगर एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है, ये एक्सप्लोजन हुआ, तो क्या इस केस में एक्सटर्नल फोर्स 0 है। यहां से देखो मैंने बताया था कि F एक्सटर्नल क्या हो गया, 0, तो यानी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, हाँ कि ना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा 0, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना है, तो क्या मैं बोल सकता हूं 16 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल जस्ट बिफोर आफ्टर ये हो रहा है भाई, हमेशा नहीं हो रहा है, जस्ट बिफोर आफ्टर एक्सटर्नल फोर्स 0, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, और इनिशियल वेलोसिटी यानी जस्ट एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन जो है, जस्ट एक्सप्लोजन से पहले 16 ही है। तो क्या ये कब की बात है, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन। अब एक बात सोचो, जस्ट बिफोर एक्सप्लोजन 16 है, तो क्या जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन भी 16 ही रहेगा क्या, जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन क्या 16 ही रहेगा, वी सेंटर ऑफ मास 16, हाँ कि ना, पहले ये बताओ, जस्ट आफ्टर नहीं, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, एक बात सोचो, यहाँ पे एफ एक्सटर्नल 0, सारी चीजें हम लोग जस्ट बिफोर और आफ्टर के लिए देख रहे हैं, जस्ट बिफोर और आफ्टर एफ एक्सटर्नल 0, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0, और यू सेंटर ऑफ मास 16, एक्सप्लोजन के पहले यही है, तो बाद में भी वेलोसिटी कितनी रहेगी 16 यार। अब जब एक्सेलरेशन ही 0 हो गया, तो v बराबर यू प्लस 80 से क्या आएगा, v भी यही रहेगा। तो जब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जस्ट बिफोर और आफ्टर जो है सेम रह रही है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं
कि पार्टिकल्स जो सेंटर ऑफ मास है वो इसी पे मूव करता हुआ रहेगा, हाँ कि ना? ये जो पाथ होगा वो किसका पाथ होगा? पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास, पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास। भाई समझ आया? आपने कहा था कि जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो वेलोसिटी जीरो। बेटा ठीक से देखना जा करके आप, उस केस में मैंने यूसीएम जीरो लिया था। जब यूसीएम जीरो तो वीसीएम जीरो, यूसीएम यू तो वीसीएम यू ही लिखा था, मैंने कल ही बताया था। दो केस मैंने बताए थे कि एक केस फर्स्ट केस सेकंड बताया था मैंने। केस फर्स्ट में यूसीएम जीरो तो वीसीएम भी जीरो, लास्ट में जब यूसीएम यू था तो वीसीएम यू ही रहेगा भाई। ठीक है, क्या ये समझ आया? ये कि पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास यही होगा। पता है जब ये यहां गिरेगा, ये यहां गिरेगा, सेंटर ऑफ मास यहां गिरेगा, सेंटर ऑफ मास यहीं पे जाके गिरेगा जो इस पार्टिकल का रेंज था। वेलोसिटी कांस्टेंट वाला केस बिल्कुल। यहां से देखो मैंने क्या बोला कि जब अगर ये पाथ सेंटर ऑफ मास पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है जस्ट बिफोर आफ्टर, और इनिशियल वेलोसिटी 16 है तो बाद में भी 16 ही रहेगा। तो भाई जब बाद में भी 16 ही रहेगा जस्ट आफ्टर एक्सप्लोजन, और उसके बाद mg ही इसको मूव कराएगा, तो वो ऐसे ही पाथ पे जाएगा जैसा पहले मूव कर रहा था। और कहां पे गिरेगा? तो इस वाले पॉइंट पे जो कि इसका रेंज। क्या ये समझ आया? सेम सेंटर ऑफ मास होगा बिल्कुल, ये सेंटर ऑफ मास यही जाके गिरेगा, ये पार्टिकल यहाँ, ये पार्टिकल यहाँ। क्लियर हुआ? तो लिख लो इसका, इस वाले पार्ट में एक पॉइंट लिख लो इस वाले केस में कि इफ अ प्रोजेक्टाइल, इफ अ प्रोजेक्टाइल, हाँ फटाफट लिखो, लिखो भाई। If a projectile explodes, if a projectile explodes, then center of mass, then center of mass, then center of mass continue to move on, then center of mass continue to move on, continue to move on the same path, continue to move on the same path, continue to move on the same path, continue to move on the same path. It was moving earlier. It was moving earlier. It was moving earlier. क्लियर? हाँ मैं बुकलेट की पीडीएफ आज आप लोगों को भेज दूंगा। ये सवाल हो गया, चलो यार इससे सीखने को मिला अपने को। अब नेक्स्ट पार्ट देखो यार, अब एक जो प्लैंक वाला, मैन प्लस प्लैंक वाला जो सवाल किया था, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा क्या था कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रह रहा था। अब वहां पे हम लोग पोजीशन चेंज करते थे कि ये आदमी यहाँ से चल के इस वाले पोजीशन पे चला गया, ये आदमी यहाँ से चल के इस पोजीशन पे चला गया। ठीक है तो अब जो है हम लोग ये देखेंगे कि एक आदमी जो है वो प्लैंक के ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से देखना, इसमें 3 केस आते हैं भाई, तीनों केस बिल्कुल ढंग से सीख लेंगे। पहला केस हम लोग देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देख लो। ये प्लैंक है, जितना सॉल्यूशन समझना जरूरी नहीं उससे ज्यादा समझना ये जरूरी है कि मोमेंटम क्यों कंजर्व हो रहा है और कहाँ पे कंजर्व होगा भाई। क्योंकि जब सवाल इंडिपेंडेंट आता है तो उस समय हमारा दिमाग ये काम नहीं करता कि भाई कौन सा क्या लगाए इसमें, तो ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। मान लो ये कैपिटल एम मास है, ये एक स्मॉल एम मास है। ठीक है भाई, ये इनिशियली रेस्ट पे, ये पानी के ऊपर रखा हुआ है, ये ऐसे मान लो नदी में ये रखा हुआ है, इसके ऊपर ये आदमी प्लैंक के ऊपर खड़ा है। ठीक है, ये रेस्ट पे है। सडनली क्या हुआ कि मैन हैज स्टार्टेड टू मूव, मैन हैज स्टार्टेड टू मूव with velocity u,
with u, find velocity of capital M, find velocity of capital M। एक बात बताओ, क्या यहाँ पे अगर मैं बोलूं जैसे मान लो ये u से चलने लगा, ये u विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये u किससे, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब एक बात देखो, यहां से मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये इधर की तरफ u से चलने लगा तो क्या प्लैंक पीछे जाता है क्या? क्या ये चीज आपने कभी फील किया है? अगर आप प्लैंक के ऊपर चलने लगते हो u से तो प्लैंक पीछे जाना शुरू करता है, हाँ या ना? प्लैंक अगर हल्का हो ना तो जरूर मूव करता है। जैसे बोट वगैरह पे हम लोग जनरली ये चीज ज्यादा फील इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि बोट का मास हमारे मास से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो हमारे थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर एक बहुत हेवी मास अगर मूव करे तो वो बोट भी पीछे की तरफ स्लाइड जरूर होगा, ठीक है। क्यों, समझते हैं यहाँ पे। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम ले लूं, इन दोनों को अगर मैं सिस्टम ले लूं, अगर ये हमारा सिस्टम हुआ तो क्या इस पे मैं बोल सकता हूं कि एफ एक्सटर्नल 0, हाँ कि ना? क्या मैं इस वाले पार्ट में बोल सकता हूं कि एफ एक्सटर्नल 0 होगा, हाँ या ना? ये चीज मैं बोल सकता हूं कि एफ एक्सटर्नल 0, यार इसके बीच में फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, पानी के ऊपर फ्रिक्शन 0 ही है। हाँ, इनके बीच में लगेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन इधर लगेगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, लेकिन ये कैसे, इंटरनल फोर्सेज, हाँ या ना? ये इसके ऊपर एक फ्रिक्शन इधर लगेगा तभी तो ये स्लाइड कर पाएगा, और इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे, लेकिन ये सिस्टम के अंदर इंटरनल फोर्स का काम करेंगे जो कि एक दूसरे को कैंसिल आउट करके एफ एक्सटर्नल 0। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। ये भाई एक बात देखो, यहाँ पे नीचे mg लगेगा, ऊपर थ्रस्ट लगेगा, वो y डायरेक्शन में लगेगा, अपने को कुछ नहीं सोचना है। पानी भी फ्रिक्शन तो लगाती है बेटा, वो हम लोग मान के चल रहे हैं पानी बिल्कुल स्मूथ है, और पानी वैसे कितना फ्रिक्शन लगा देगी यार। पानी अगर फ्रिक्शन फोर्स लगाती रहती तो हम लोग चल भी तो पाते उसके ऊपर। वो विस्कस फोर्स होता है, वो लिक्विड जो होता है ना, जो लिक्विड जो फ्रिक्शन फोर्स एग्जर्ट करता है उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। वो सब हमें नेग्लेक्ट करके चलना है, ठीक है। चलो, वो हमारा आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, उससे पहले हमें विस्कस फोर्स के बारे में कुछ नहीं करना। देखो यार, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं क्या, हाँ या ना? ये बताओ भाई, समझ आया ये चीज क्यों कर सकते हैं? चलो अब एक बार देखो, क्या इनिशियल मोमेंटम बता दो, पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम बताओ। पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम रेस्ट पे है, मास ये भी रेस्ट पे है, ये भी रेस्ट पे, क्या मैं 0 लिख दूं? तो हाँ भाई। ये कितने से जा रहा है, ये वाला कितने से जा रहा है, पहले ये बताओ भाई। ये जो स्मॉल एम मास है वो कितने से जा रहा है, u से जा रहा है, हाँ या ना? ये कितने से जा रहा है, u से जा रहा है। ये अगर मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा हुआ है बेटा, ध्यान रखना। कभी कभी विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, हम लोग किसके रेस्पेक्ट में मोमेंटम कंजर्व कर पा रहे हैं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो यहां से देखो मैं क्या लिखूंगा, m इंटू यू, किस डायरेक्शन में, इधर के डायरेक्शन में, ठीक है भाई, समझ आई ये चीज। माइनस, क्योंकि ये मान रहे हैं कि ये अगर इधर की तरफ u से जाने लगा तो ये किधर की तरफ जाने लगा, v से जाने लगा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैपिटल M इंटू वी, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव दूसरे को नेगेटिव लिख सकता हूँ क्या मैं? ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है मैंने। तो चलो मैं क्या लिखूंगा यहाँ से, तो v की वैल्यू किसके बराबर, तो v इक्वल्स टू, तो स्मॉल m u अपॉन कितना, कैपिटल M के बराबर। समझ आया सभी को, हाँ है ना? ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात हो रही है, तब यही आएगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका मोमेंटम ये, इसका मोमेंटम ये। इसी में थोड़ा सा मैं अगर चेंज कर दूं, ठीक है भाई, यहाँ पे मान लो ये फर्स्ट पार्ट, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ सर। अगर, अरे वही तो बताने जा रहा हूं कि विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक अगर दिया हुआ है कि मान लो मैन मूव्स विथ वेलोसिटी u, विथ वेलोसिटी u विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक, विथ रेस्पेक्ट टू प्लैंक अगर मूव कर रहा है तो हमें वेलोसिटी ऑफ प्लैंक निकालना है। वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या होगा, ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना। तो चलो यार, एक बात ऐसे सोचो यार, इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, P इनिशियल इन x इक्वल्स टू P फाइनल इन x, मैं वही चीज लगाना चाहता हूं। तो सबसे पहले तो इनिशियल मोमेंटम में 0 लिख देता हूं, ये चीजें हमें पता है चूंकि सिस्टम रेस्ट पे है, ठीक है भाई, सिस्टम कितना रेस्ट पे है। एक बात देखो, क्या हमें इस पर्सन की वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखनी चाहिए?
क्या हमें इस पर्सन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखनी चाहिए? तो चलो यार मैं ये लिखता हूं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल M विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कल भी एक बार आया था एक्सप्रेशन, याद होगा आपको। वेलोसिटी ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू vmm प्लस vmg। अब एक बार सोचो कि हमें ये फाइंड करना है, तो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M कितना u, इस डायरेक्शन में तो प्लस u ले लिया। अरे हाँ है ना, समझ नहीं आया रिलेटिव का पार्ट? रिलेटिव का पार्ट कोई दिक्कत नहीं, देख लो एक बार। मैं यहां से ऐसे लिखता हूं कि VAB वेक्टर इक्वल टू, आप क्या लिखते हो बेटा, VA माइनस ऑफ VB। इसीलिए बोला जाता है रिवीजन किया करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी जो नहीं समझ आया वो आप पूछ जरूर लेना। VAB इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, VA वेक्टर माइनस ऑफ VB वेक्टर, हाँ कि ना? 130 VAB इक्वल, अब एक बार सोचो ये कौन सी वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कौन सी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, हाँ या ना? ये दोनों वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है। तो मैं अगर लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या लिखोगे आप, इसको इधर भेज दो, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या बोलते हो? यही चीज तो मैंने वहां लिखी हुई है। अब क्लियर हुआ? VAG equals to velocity of A with respect to B plus velocity of B with respect to ground, लिख सकते हैं। तो बस ये लिखा मैंने, velocity of man with respect to ground equals to VMM plus VMG के बराबर। अब वेलोसिटी ऑफ मैन जो विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M किधर की तरफ है, इस डायरेक्शन में U की तरफ, पॉजिटिव ले लिया मैंने, कितना लिख दिया U। और मैं जो कैपिटल M जो प्लैंक है उसकी वेलोसिटी पीछे के डायरेक्शन में V है, तो क्या माइनस वी लिख देना चाहिए या प्लस वी? माइनस वी या प्लस वी, ये बताओ भाई, माइनस वी या प्लस वी? बिल्कुल सही है, माइनस वी लिख देते हैं अपन, अपोजिट डायरेक्शन में, बस काम खत्म। इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, अब इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मिल गई, यानी स्मॉल m इंटू यू माइनस वी, इसकी वेलोसिटी पीछे के डायरेक्शन में यानी माइनस ऑफ कैपिटल M इंटू वी। v की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 0 इक्वल्स टू m इंटू यू माइनस m इंटू वी प्लस, सॉरी माइनस कैपिटल M इंटू वी की वैल्यू किसके बराबर, m u अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। समझ आया सभी को? ये बताओ भाई, क्लियर? अगर या तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे दे, प्लैंक के रेस्पेक्ट में दे दे, कोई भी दे दे, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या? तो चलो यार, ये इस तरीके का सवाल अब हो गया अपना। कोई भी सवाल है कर लेंगे। चलो अब थोड़ा सा पहले जो रहेगा ना, कार्ट वार्ट के ऊपर चलते हैं कि कार्ट पे एक आदमी चल रहा है, मूव कर रहा है रेस्ट पे, वहां भी अब वहां 3 केस आएगा, ठीक है? एक जो जंप कर रहा होगा, अभी बेटा कोई भी लेक्चर आगे चल के अभी मत छोड़ना इधर कल तक, ठीक है? क्योंकि सारे पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात आप बुक से पढ़ के खुद से समझ ही नहीं पाओगे, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। तो कोई अगर ये सोच रहा है कि अगर बुक से पढ़ के समझ आ जाएगा, तो भाई नहीं आएगा, पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ, तो इसलिए क्लास तो छोड़ना ही मत। चलो नेक्स्ट देखो, अब मान लो एक सवाल हम लोग ले रहे हैं कि ये एक कार्ट है, ये कार्ट जो है वो बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, क्योंकि हमें एक्सटर्नल फोर्स 0 करना है भाई, ठीक है? स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। अब एक बात सोचो, ये इसका मास कैपिटल M, ये इसका मास स्मॉल m, ये सब किससे जा रहे हैं, v0 वेलोसिटी से जा रहा है, ये इसके ऊपर रेस्ट पे है। कितने से जा रहे हैं, v0 वेलोसिटी से जा रहा है। सडनली क्या हुआ कि ये मैन जो है वो जंप कर गया, यहां से देखो अब केस क्या आएंगे। केस फर्स्ट, ये पहला सवाल लिख लेते हैं कि इफ मैन जम्प्स विथ वेलोसिटी u, ठीक है? अगर मैन जो है वो u से जंप कर रहा है, और u किसके है, u किसके रेस्पेक्ट में, तो u विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। u किसके रेस्पेक्ट में भाई, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। मतलब ये जिस वेलोसिटी से जंप कर रहा है
वो वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिया हुआ है। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ कार्ट। वेलोसिटी ऑफ कार्ट क्या होगा? ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस है, ऐसा जब भी सवाल आएगा ये कूदने फांदने वाला, वहां पे आपको स्मूथ सरफेस मिलेगा ताकि जो नेट फोर्स एक्सटर्नल फोर्स रहे वो क्या रहे, 0 के बराबर। चलो अब इसके बाद बात करते हैं अपने वेलोसिटी ऑफ कार्ट की बात हमें करनी है। तो देखते हैं यहां से, देखो क्या अगर फिर से हम लोग इन दोनों को सिस्टम ले, मैन प्लस कार्ट को अगर हम सिस्टम ले लें तो क्या हमें एक्सटर्नल फोर्स 0, अगर मैं इसकी बात करूं, इसको सिस्टम ले लूं तो क्या एक्सटर्नल फोर्स 0? बोलोगे सर नीचे mg लगता तो है। यार mg लगेगा, नॉर्मल लगेगा, हमें वर्टिकल डायरेक्शन में चलो कोई फोर्स लग भी रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, एक्स डायरेक्शन में तो 0 भी है, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल जो आएगा हमारा वो किसके बराबर, यहाँ हमें एक्स में लेना है तो एफ एक्सटर्नल एक्स डायरेक्शन में 0 के बराबर, और है तो वाई में भी, क्योंकि वाई में कोई एक्सेलरेशन थोड़ी है। तो यहां से देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इनिशियल मोमेंटम इन एक्स इक्वल्स टू इनिशियल फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, हाँ कि ना? इनिशियल मोमेंटम इन एक्स इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। चलो तो मान लेते हैं कि जैसे ये कार्ट अगर के ऊपर से जंप किया, कार्ट के ऊपर से जैसे ही ये जंप किया, तो ये मान लेते हैं कुछ इधर के डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है, और मैन जो है वो जंप कर रहा है किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी, u, और ये u किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। u किसके रेस्पेक्ट में भाई, विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये जो कार्ट है वो कितनी वेलोसिटी से जाने लगा, v वेलोसिटी से, ठीक है। तो चलो यार इनिशियल मोमेंटम कितना, यार इनिशियल मोमेंटम क्या लिखूंगा मैं, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कितना, v नॉट, हाँ या ना? कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू कितना, v नॉट, यही लिखूंगा मैं। फटाफट बोलो, इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहा हूं मैं, क्या कैप दोनों मास साथ में v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू v नॉट इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम की जब बात करेंगे तो फाइनल मोमेंटम उसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना, 0 क्यों नहीं? अगर एक बार सोचो, पहले जो मैन प्लस प्लैंक सिस्टम लिया था बेटा हमने, वो रेस्ट पे था। मैन प्लस प्लैंक सिस्टम जो लिया था वो रेस्ट पे था, यहाँ रेस्ट पे थोड़ी है। ये कितना, ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो इसका मोमेंटम कितना, तो स्मॉल m इंटू यू और प्लस कैपिटल M इंटू वी, हमें क्या निकालना है, तो v की वैल्यू। तो चलो भाई v इक्वल्स टू किसके बराबर, तो इसको इधर भेजो, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी नॉट माइनस और स्मॉल m इंटू यू अपॉन कितना, कैपिटल M। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, हाँ कि ना? क्लियर? क्या ये क्लियर हुआ? चलो केस 2 क्या रहेगा सेकंड पार्ट में, कि मैन जो है वो जंप्स, मैन जंप्स with velocity u, और कब, with respect to cart, और कार्ट के रेस्पेक्ट में जो अगर जा रहा है वो कौन से रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट बिफोर जंपिंग, ठीक है। बिफोर जंप मतलब जो कार्ट के रेस्पेक्ट में v नॉट वेलोसिटी कौन सी है, जिससे ये स्टार्टिंग में मूव कर रहे थे, v नॉट वेलोसिटी कौन सी है, तो जिससे ये लोग स्टार्टिंग में मूव कर रहे थे। क्या ये क्लियर हुआ, फटाफट बोलो हाँ है ना? इनिशियल, बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये हम लोग देखो, ये विथ वेलोसिटी u रिलेटिव टू, ऐसे लिख लेते हैं इसको, रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ कार्ट बिफोर जंप, बिफोर जंप रिलेटिव टू कार्ट, रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ कार्ट बिफोर जंप। मतलब एक बार सवाल समझो यार, इसमें लैंग्वेज समझना बस वही जरूरी है। ये बोल रखा है कि पहले ये v नॉट से जा रहे हैं, पहले ये किससे जा रहे हैं, v नॉट से। जब ये जंप किया तो किसके रेस्पेक्ट में जंप कर रहा है, तो u वेलोसिटी से जंप कर रहा है, लेकिन u जो है वो रिलेटिव टू v नॉट है। u किसके, रिलेटिव टू v नॉट है भाई,
क्योंकि देखो रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ कार्ट बिफोर जंप, मतलब जंप करने से पहले जो कार्ट की वेलोसिटी है उसके रेस्पेक्ट में यू से जंप कर रहा है। क्या ये समझ आया? मतलब समझ आया पहले कि ये जो मैन है वो किस वेलोसिटी से जंप कर रहा है, तो रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ कार्ट बिफोर जंप, मतलब जो इसकी वेलोसिटी जंप करने से पहले उसके रेस्पेक्ट में यू से जंप कर रहा है। तो चलो यार देखते हैं। तो हमें निकालना क्या है, वही चीज वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। वेलोसिटी ऑफ प्लैंक अगर निकालना है तो यहां से देखो, तो चलो यार फिर से वही लिखता हूं मैं, पी इनिशियल एक्स डायरेक्शन इक्वल्स टू पी फाइनल इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू वी नॉट, यही आएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसमें कोई चेंज ही नहीं है। अब हमें क्या निकालना है भाई, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस वेलोसिटी ऑफ कैपिटल एम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसके ऊपर बैठे हुए आदमी को ये कितने से जंप होता हुआ दिख रहा है, यू से, तो चलो भाई यू आ गया। और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, तो बिफोर जंप वाला लेना है। कौन सी वेलोसिटी लेनी है, बिफोर जंप, तो क्या लूंगा मैं, तो वी नॉट, हाँ है ना, u प्लस वी नॉट, सही, क्योंकि वो वी नॉट के रेस्पेक्ट में u से गया है, तो वेलोसिटी कितनी, दोनों सेम डायरेक्शन में हम लोग मान रहे हैं, तो अगर अपोजिट होता है तो प्लस माइनस वो चीजें चेंज कर लेते अपन, मान लो ये इधर जंप होता है तो माइनस u ले लेते। क्या ये समझ आया, ये v नॉट के रेस्पेक्ट जंप करने से इसकी वेलोसिटी पहले कितनी v नॉट, उसके रेस्पेक्ट में u से जंप किया तो u प्लस वी नॉट, हाँ कि ना, u प्लस वी नॉट, बस काम खत्म। यहां से क्या लिखूंगा, स्मॉल m इंटू यू प्लस वी नॉट, और प्लस मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v, तो कैपिटल m इंटू वी के बराबर। यहां से देखो m इंटू वी नॉट कैंसिल आउट होगा, कैपिटल m इंटू वी नॉट माइनस स्मॉल m इंटू यू अपॉन कैपिटल m इक्वल्स टू v के बराबर। समझ आया सभी को? और एक लास्ट केस इसमें क्या है कि अगर मान लो, एक लास्ट केस इसमें क्या आएगा कि विथ रेस्पेक्ट टू किसके, या ऐसे लिख लो, relative to velocity of cart after jump, या हम लोग डायरेक्शन यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि इधर कूद रहा है कि इधर कूद रहा है, ये चीजें आपको बताई जाएगी। ठीक है, तो देखो फिर से मैं क्या लिखूंगा, तो यहां से देखो कि P इनिशियल इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू P फाइनल इन x डायरेक्शन। इनिशियल मोमेंटम तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी नॉट इक्वल्स टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी नॉट। फाइनल मोमेंटम की जब बात करेंगे तो अब एक बात देखो, फिर से वही चीज कि वी एम जी इक्वल्स टू वी स्मॉल m विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल M प्लस वी कैपिटल M विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, v ऑफ स्मॉल m विथ रेस्पेक्ट टू। अब एक बात देखो, ये u किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में, जंप करने के बाद अगर इसकी वेलोसिटी v है तो इसके रेस्पेक्ट में u से जंप हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में अगर u से जंप किया हुआ है तो इसके रेस्पेक्ट में u और इसकी वेलोसिटी v, अरे u और उसके रेस्पेक्ट में कि उसकी वेलोसिटी कितनी v, बस यहां से पुट कर देंगे स्मॉल m इंटू यू प्लस v प्लस कैपिटल M इंटू वी, फाइनली कितना, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी नॉट माइनस स्मॉल m इंटू यू और अपॉन तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m। समझ आया सभी को? फटाफट बोलो हाँ या ना। जिसके रेस्पेक्ट में दिया हो, अगर मान लो ये इधर जंप होता तो माइनस साइन वगैरह यूज करते, जो भी। क्लियर हो गई ये तीनों केस? तो ये हमारा था लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है।